जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड रियासत, बुंदेलखंड डायनेस्टी। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने भोपाल रियासत पढ़ी थी। भोपाल, होलकर और सिंधिया, ये तीन रियासतें हमने कंप्लीट कर दी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड रियासत। देखिए, हम एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस का जो पेपर 1 है उसका पार्ट ए और यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं, और यूनिट नंबर 5 में बुंदेलखंड रियासत जो है वो दिया है सिलेबस में। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो देश का जो केंद्रीय भाग है, ठीक है, उसमें जो भूभाग सबसे जो मध्य में स्थित है, मतलब देश के केंद्रीय भाग में स्थित भूभाग को मध्यकाल में बुंदेलखंड नाम से जाना जाता था। मतलब मेडिवल पीरियड में जो हमारे देश का जो सेंट्रल पार्ट था, हमारे देश का जो सेंट्रल पार्ट था, उसका जो लैंड था उसको बुंदेलखंड कहा जाता था मेडविल। मतलब मध्यकालीन भारत में हमारा जो केंद्रीय भाग था उसमें जो भूभाग स्थित था, इसी को क्या कहा गया? बुंदेलखंड। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये बुंदेलखंड है ये दो स्टेट्स में आते हैं। मतलब बुंदेलखंड का जो पार्ट है वो दो स्टेट्स में आता है। एक आता है मध्य प्रदेश एमपी में, और दूसरा आता है उत्तर प्रदेश यूपी में। मतलब बुंदेलखंड के कुछ जिले जो मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, उनमें से कुछ जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं और कुछ जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक, तो मतलब अपने को आज का जो वर्तमान बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो ये भूभाग जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, के विभिन्न जिलों में विभाजित है। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो मध्य प्रदेश की हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के जो प्रमुख जिले हैं, अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो इसमें आपका आता है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, सागर, दतिया। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इनको बुंदेलखंड कहा जाता है। ठीक, बाकी कुछ प्रदेशों के कुछ और भी जगहें हैं, जैसे अगर हम बात करें सतना है, होशंगाबाद है, कुछ पार्ट रायसेन है, विदिशा, गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, इन जिलों के भी कुछ भाग किसमें आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक, तो ये सारा जितना भी पार्ट था ये तो मध्य प्रदेश में आता है। मुख्यतः कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड में आते हैं? वो है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, सागर, दमोह। ये सब किसमें आता है? आपके मेनली अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट अदर डिस्ट्रिक्ट्स के भी आते हैं, जैसे सतना हो गया, आपके ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, इसके भी कुछ पार्ट्स किसमें आते हैं? बुंदेलखंड में। अब मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड का जो पूरा भाग है आज की डेट में वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बुंदेलखंड आता है, तो वो है एक तो झांसी, ठीक है, झांसी के बाद है ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, तो ये जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? झांसी है, ललितपुर है, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। ये जितना भी बुंदेलखंड का भूभाग है ये किसका हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो मैंने आपको बताया भू जो उत्तर बुंदेलखंड है उसके कुछ जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में है और कुछ जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेडविल पीरियड की, मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो जो बुंदेलखंड का भूभाग अगर हम बात करें, जो पूरा बुंदेलखंड का जो लैंड है, अगर हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में इसके होता था यमुना। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में इसकी सीमा किससे लगती है? यमुना से। साउथ में अगर हम बात करें, दक्षिण में, तो इसकी सीमा लगती है नर्मदा से। ये मैं मध्यकालीन की बात कर रहा हूं, मेडिवल इंडिया की। जब मध्यकालीन के समय बुंदेलखंड का जो भूभाग था, इसका जो उत्तरी हिस्सा था वो किससे टच होता था? यमुना से। दक्षिणी हिस्सा किससे टच होता था? नर्मदा से। अगर हम पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में एक नदी है टोन्स। ईस्ट में एक नदी कौन सी है? टोन्स। ये ईस्ट का पार्ट जो है बुंदेलखंड का उससे टच करता था। और अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम में,
ठीक है, मतलब वेस्ट में अगर हम बात करें तो वेस्ट में हुआ करती थी चंबल। वेस्ट में कौन सी है? चंबल। तो ये जो बुंदेलखंड जो पार्ट है, ठीक है, तो मध्यकालीन के समय में इसका जो उत्तरी भाग था ये किससे मिलता था? नर्मदा से। दक्षिणी भाग किससे मिलता था? सॉरी, उत्तरी भाग मिलता था यमुना नदी से, दक्षिणी भाग मिलता था नर्मदा से, पूर्व में टोन्स थी और पश्चिम में कौन सी नदियां थी? चंबल नदियां। ठीक है, तो ये था बुंदेलखंड के बारे में। ठीक है, तो बुंदेलखंड के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड पे क्या बताया? द लैंड इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री वाज नोन एज बुंदेलखंड इन द मेडिवल पीरियड। मैंने आपको बताया देश के केंद्रीय विभाग में स्थित भूभाग को मध्यकाल में बुंदेलखंड नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया एट प्रेजेंट दिस लैंड इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया इस वक्त जो बुंदेलखंड है ये कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में बटा है। राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बात करें तो हमने बताया था कि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश में है वो कौन सी है? दतिया है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, नरसिंहपुर, सागर और कुछ आदि डिस्ट्रिक्ट्स भी, जबलपुर, सतना का कुछ भाग, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी of this state are considered to be the part of the land of बुंदेलखंड स्टेट। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है? तो झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? बुंदेलखंड लैंड में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ मेडवेल बुंदेलखंड was considered to be the area between Yamuna in the north and Narmada in the south, Tons in the east and Chambal in the west। मैंने आपको बताया था उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में टोन्स और पश्चिम में चंबल। This term has been very famous in relation to the boundaries of बुंदेलखंड। मैंने आपको क्या बताया? बुंदेलखंड की सीमाओं के संबंध में यह पद बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बुंदेलखंड का परिचय। ठीक है, अब बुंदेलखंड में बुंदेलाओं का किस तरीके से उदय हुआ हम देखेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में कौन राज करा करते थे? बुंदेला। ठीक है, कौन राज करा करते थे? बुंदेला। अब हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से बुंदेला राज किया करते थे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ बुंदेला ठाकुर्स, मतलब बुंदेला ठाकुरों का उद्भव किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें The origin of Bundela Thakurs is believed to be the lineage of Love, the eldest son of King Ramchandra of Ayodhya। देखिए, बुंदेला ठाकुरों का उद्भव अगर हम बात करें तो ये अयोध्या के राजा राम जो थे उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे लव। देखिए, आप जानते हैं रामचंद्र जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। ठीक है, तो जो उनके बड़े पुत्र थे लव, ठीक है, तो ये जो बुंदेला है ये अपने आप को उनका वंशज मानते हैं। ठीक है, तो बुंदेलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? लव का। लव कौन थे? रामचंद्र जी के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, उनका ये अपने आप को क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। इसके अलावा बात करें, अ किंग नेम Kartaraj was born in Kashi in the 8th century. He had a Shanti path conducted toward on initiated planets, due to which his descendants were called Grahanavir, which later got corrupted and became famous as Gahirba। देखिए, 8वीं शताब्दी में कर्तराज नाम का एक राजा काशी में हुआ था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में हुआ करता था। उसने अशुभ ग्रहों के निवारण के लिए शांति पाठ कराया था। मतलब जो अशुभ ग्रहण थे उसके राज्य में, जो अशुभ ग्रहण चल रहे थे उसको लेकर के शांति पाठ कराया, जिसके कारण उसके वंशज ग्रह निवार कहलाते थे। ग्रह निवार, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो शांति पाठ कराया था किसके निवारण के लिए? अशुभ ग्रहों के लिए, इसीलिए इनको ग्रह निवार कहा गया। क्या कहा गया? ग्रह निवार कहा गया, जो बाद में अप्रभंश होकर गहिरबार नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? गहिरबार नाम से। क्लियर है? तो ये समझ में आया आपको। कर्ताराज नाम का एक राजा था काशी में।
इसने शांति पाठ करवाया था अशुभ ग्रहों के निवारण के लिए, जिसके कारण इसके वंशज ग्रह निवार कहलाते थे। बाद में ये बिगड़ के उपभ्रंश होकर के क्या हो गया, गहिरबार नामक बन गया। ठीक, अब इसी गहिरबार वंश में बात करें तो वीर बुंदेला जो कि किसके बेटे थे, पंचम बुंदेला के, वो इसी गहिरबार डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी के थे, इसी डायनेस्टी के थे। तो जो वीर बुंदेला थे किसके बेटे, पंचम बुंदेला के, वो इसी गहिरबार डायनेस्टी के थे, जिन्होंने आगे चल के साम्राज्य बनाया बुंदेलखंड में और अपनी राजधानी किसको बनाया, मऊ मुहानी को। तो देखिए वीर सिंह बुंदेला जो थे, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला जो थे, ठीक है, ये इसी गहिरबार वंश के थे। ये किसके बेटे थे, पंचम बुंदेला के। किसके बेटे थे, पंचम बुंदेला के। तो ये जो वीर बुंदेला थे, इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ बनाया, कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र में, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, मऊ महोनी को। ठीक है, मऊ महोनी जो थी इनकी राजधानी हुआ करती थी वीर सिंह बुंदेला की। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मऊ मुहानी पाहूज रिवर इन जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बॉर्डरिंग मिलहोना तहसील ऑफ भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए ये जो मऊ मुहानी जो राजधानी बनाई गई थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, ये माहू माहोनी पहूज नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में आती है। मतलब जो पाहूज नदी है उसके किनारे, और उत्तर प्रदेश का जो जालौन जिला है उसमें आती है, और मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है इसकी मिहोना तहसील की सीमा से लगा हुआ है। मतलब ये जो मऊ मुहानी है उत्तर प्रदेश में जालौन डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो मिहोना तहसील भिंड डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसको अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, बुंदेला ठाकुर became famous by the name of Vindhyala and later Bundela due to establishing a kingdom in the area of Vindhyan region और विद्यावटी माउंटेन रीजन। देखिए बुंदेलाओं को बुंदेला क्यों कहा गया, क्योंकि बुंदेला ठाकुर जो थे इन्होंने विंध्य क्षेत्र या हम कहें विंध्यवाटी पर्वत अंचल के भूभाग में राज्य स्थापित किया था। मतलब ये किस रीजन में रहने आए थे, या इन्होंने राज्य किस रीजन में स्थापित किया, विंध्य रीजन में या विंध्यावती माउंटेन रीजन, विंध्यावटी पर्वत अंचल के भूभाग में राज्य स्थापित करने के कारण, इसका राज्य यहां पर स्थापित करने के कारण इनको विंध्येला कहा गया पहले, और बाद में यही क्या बदल के हो गया, बुंदेला। ये मैं बता रहा हूं आपको कि इनका नाम बुंदेला कैसे पड़ा, क्योंकि बुंदेला ठाकुर ने अपना राज्य जो बनाया था वो विंध्य क्षेत्र या विंध्यावटी पर्वत पे बनाया था, और इसी कारण से इनको क्या कहा गया, विंध्येला, और विंध्येला बाद में बदल के क्या हो गया, बुंदेला। तो इस तरीके से इनका नाम क्या पड़ा, बुंदेला। इसके अलावा बात करें, इट इज बिलीव दैट फ्रॉम द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी दिस एरिया वाज नेम्ड एज बुंदेलखंड इंस्टेड ऑफ जेजाक भुक्ति। देखिए पहले ये जो एरिया था ना इसको बोला जाता था जेजाक भुक्ति, ये आपको याद रखना है। पहले इस एरिया को क्या बोला जाता था, बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति, और बाद में 14वीं शताब्दी के बाद से इस भूभाग का नाम क्या पड़ गया, बुंदेलखंड। ठीक है, मतलब पहले इसका नाम बुंदेलखंड नहीं था, पहले इनका नाम क्या था, जेजाक भुक्ति, इस एरिया को बोला जाता था। बाद में इनका नाम बदल के क्या हो गया, बुंदेलखंड। क्लियर है, ठीक। तो ये चीज समझ में आई किस तरीके से बुंदेला ठाकुरों का उदय हुआ। इसके बाद अगला बात करें अपन, तो व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ बुंदेला। अब बुंदेलाओं का किस तरीके से विस्तार हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये हम देखते हैं। तो बुंदेला रूल्ड ओवर विंध्या रीजन ड्यू टू विच देयर नेम बिकेम विंध्याला एंड लेटर बुंदेला। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बुंदेलाओं ने विंध्य क्षेत्र पर शासन किया इसलिए इनका नाम विंध्येला पड़ा, बाद में कालांतर में इनका नाम क्या पड़ गया, बुंदेला। इसके बाद बात करें तो इसमें एक राजा हुआ करते थे अर्जुन पाल, इसमें एक राजा हुआ करते थे अर्जुन पाल। अर्जुन पाल ग्रैंड सन ऑफ वीर बुंदेला, वीर बुंदेला के ग्रैंडसन हुआ करते थे अर्जुन पाल। कॉन्कर्ड द एरिया अराउंड दिस कैपिटल। अर्जुन पाल हैड 3 सन्स, वीरपाल, सोहनपाल एंड दयापाल। देखिए वीर बुंदेला के एक ग्रैंडसन हुआ करते थे जिनका नाम था अर्जुन पाल, ठीक है।
अर्जुन पाल ने इस राजधानी के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को विभाजित किया था और इसी अर्जुन पाल के 3 बेटे थे, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। ये आपको याद रखना है, अर्जुन पाल के 3 बेटे थे, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। ठीक। अब अर्जुन पाल की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ अर्जुन पाल बुंदेला, ठीक है, हिज एल्डेस्ट सन वीरपाल बिकेम द रूलर ऑफ महोनी। देखिए, अर्जुन पाल बुंदेला की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? वीरपाल, मऊ माहोनी का शासक बना। ठीक है, तो मतलब अर्जुन पाल की जब डेथ हुई तो उनका ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल जो था वो मऊ माहोनी का शासक बना। अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर वीरपाल बिकेम द रूलर, ही एक्सपेल्ड बोथ हिज ब्रदर्स सोहनपाल एंड दयापाल फ्रॉम द किंगडम। देखिए, अब जब अर्जुन पाल की मृत्यु के बाद जब वीरपाल राजा बन गया, ठीक है, तो वीरपाल ने शासक बनने के पश्चात उसने अपने दोनों भाई सोहनपाल और दयापाल, इन दोनों को राज्य से निष्कासित कर दिया। मतलब जैसे ही ये राजा बना वीरपाल, इसने अपने भाई सोहनपाल और दयापाल, इन दोनों को राज्य से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ठीक है, अब देखिए, यहां पर दयापाल तो चलिए ठीक है चले गए, लेकिन सोहनपाल को इस बात का बड़ा बुरा लगा। मतलब वीरपाल एक तो वो भाई थे, और भाई होकर के जैसे ही गद्दी पर बैठे वैसे ही भाई को निकाल दिया। ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या कि जो सोहनपाल थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सोहनपाल गॉट एंग्री एंड वेंट टू खंगार रूलर ऑफ गढ़कुंडार हुरमत सिंह फॉर हेल्प अगेंस्ट हिज ब्रदर। देखिए, अब सोहनपाल क्या हुआ, नाराज होकर के गढ़कुंडार नाम की एक जगह है जहां पर एक खंगार राजा रूल किया करता था, हुरमत सिंह, उनके पास मदद के लिए पहुंचे कि मेरे भाई के खिलाफ लड़ने में आप हमारी मदद करो। ठीक है, गढ़कुंडार में किसका राज्य था? खंगार राजा थे हुरमत सिंह, उनके पास ये पहुंचे, भैया हेल्प करो हमारी, हमारे भाई ने हमको राज्य से निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो ये सहायता लेने पहुंचे। अब जब ये सहायता लेने पहुंचे तब हुरमत सिंह जो थे उन्होंने एक शर्त रख दी, बट इन रिटर्न फॉर हेल्प हुरमत सिंह पुट अ कंडीशन टू मैरी सोहनपाल डॉटर धर्म कुंवरी टू हिज सन नागदेव। देखिए, हुरमत सिंह ने क्या किया, हेल्प करने को तैयार तो वो हो गया कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। उसने ये कहा कि आप अगर अपनी पुत्री जो कि धर्म कुंवरी है, कुंवारी, धर्म कुमारी की शादी अगर मेरे बेटे नागदेव से करते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। मतलब सोहनपाल इनके सामने मदद मांगने गए, लेकिन इन्होंने क्या कर दी? शर्त रख दी, हेल्प तो करेंगे लेकिन शर्त रख दी कि आपको अपनी बेटी धर्म कुंवारी का शादी मेरे बेटे नागदेव से करना होगा। और मत सिंह ने ये शर्त रखी। ठीक, इसके बाद क्या होता है? सोहनपाल गॉट एंग्री एट दिस एंड along with पवायाज रूलर पुण्यपाल परमार एंड शाहबद कोटाज रूलर मुक्तामणि ढंढेरिया अटैक द खंगार्स एंड किल्ड हुरमत सिंह। देखिए, अब सोहनपाल को जब ये शर्त का पता चला तो सोहनपाल इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुआ। ठीक है, और वो वहां से निकला। चूंकि देखिए ये क्या है, बुंदेला क्या हुआ करते थे? राजपूत हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके यहाँ विवाह जो हुआ करता था वो राजपूतों में हुआ करता था। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, सोहनपाल ने अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर के हुरमत सिंह पर अटैक किया। ठीक है, और हुरमत सिंह को क्या कर दिया? मार दिया। सोहनपाल के साथ कौन कौन था? तो उस समय पर पुण्यपाल, ठीक है, पुण्यपाल परमार जो थे, ठीक है, ये कहाँ के शासक थे? पवाया के शासक थे पुण्यपाल परमार। ठीक है, और दूसरे जो थे वो शाहबाद कोटा के शासक थे मुकुंड मणि धंधेरा। तो दो लोग थे, पुण्यपाल परमार और मुकुटमणि ढंढेरा। इन दोनों ने मिलकर के सोहनपाल के साथ खंगाल पर अटैक किया, गढ़कुंडार पर, और किसको मार दिया? हुरमत सिंह को। हुरमत सिंह को क्या कर दिया? मार दिया। क्लियर? इसके बाद बात करें, नाउ सोहनपाल किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन गढ़कुंडार। अब देखिए, जब गढ़कुंडार के राजा को इन्होंने मार दिया तो जाहिर सी बात है कि अब गढ़कुंडार का राज्य किसके हाथ में आ गया? सोहनपाल के हाथ में आ गया। तो अब गढ़कुंडार में
सोहन पाल का राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सोहन पाल जो थे वो राजा बन गए किसके, गढ़कुंडार के। इसके बाद अगर हम बात करें, नाउ रुद्र प्रताप बुंदेला ascended the throne of गढ़कुंडार इन द लाइनेज ऑफ सोहन पाल। अब देखिए, सोहन पाल के ही वंश में आगे चल करके एक राजा आएंगे रुद्र प्रताप बुंदेला। ठीक है, रुद्र प्रताप बुंदेला कहा की गद्दी पर बैठेंगे, गढ़कुंडार की गद्दी पर। ठीक है, देखिए अब मऊ मुहानी वाला कहानी खत्म हो गई जहां वीरपाल थे। अब यहां से कहानी शुरू होगी सोहन पाल की लाइनेज से। मतलब अब सोहन पाल के वंशज होंगे और बुंदेलाओं की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, गढ़कुंडार। वो कौन सी राजधानी होगी, गढ़कुंडार। तो अब रुद्र प्रताप बुंदेला जो हैं वो गढ़कुंडार की गद्दी पर बैठ गए। ये किसके वंशज हैं, सोहन पाल के। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रुद्र प्रताप बुंदेला को। ठीक है, देखिए रुद्र प्रताप बुंदेला की अगर हम बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ मलखन सिंह, रुद्र प्रताप बुंदेला became his successor and led the foundation of new capital of Budela's Orchha on the banks of the Betwa river on 3rd April 1501। सॉरी 1501 है, 1531 नहीं है, 1501 है। ठीक है, 1501। देखिए मलखन सिंह की डेथ के बाद, मलखन सिंह के ही देखिए सोहन पाल के आगे के कई सारे वंशज रहे हैं, उसी में आगे चल के मलखन सिंह की डेथ होने के बाद उनके बेटे रुद्र प्रताप बुंदेला जो है उनका उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है, और इसने बेतवा नदी के किनारे ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब बुंदेलाओं की जो नई राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी, ओरछा को। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ बुंदेलास इज ओरछा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंशियंट नेम ऑफ ओरछा इज गंगापुरी। देखिए ये आपको याद रखना है, ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी था। ठीक है, तो ओरछा आज जो है, ठीक है, आज हमारा जो ओरछा है वो आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये जो ओरछा है इसका एंशियंट नाम क्या था, गंगापुरी। क्या, ठीक है, पौराणिक नाम इसका क्या था, प्राचीन नाम गंगापुरी। तो अब इन्होंने क्या किया था, दो राजधानियां बनाई थी। एक तो गढ़कुंडार इनकी राजधानी थी और दूसरी थी ओरछा। ये आपको याद रखना है। रुद्र प्रताप बुंदेला के पहले राजधानी हुआ करती थी गढ़कुंडार, लेकिन रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को भी राजधानी माना। तो यहाँ पर दो राजधानियां बुंदेलाओं की हो गई, गढ़कुंडार और ओरछा। इसके अलावा बात करें, दे वर कंटेम्प्रेरी ऑफ बिहार बाबर एंड इब्राहिम लोदी। आई एम सॉरी, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे रुद्र प्रताप बुंदेला। ये आपको याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी। याद करिए आप, इनका टेन्योर देखिए 1501 से 1531। और याद करिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई कब हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, 1526 में। ठीक है, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। मतलब जिस टाइम पर दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे थे, उसी टाइम पर बुंदेलाओं में कौन थे, रुद्र प्रताप बुंदेला। ठीक है, तो इनको बाबर और इब्राहिम लोदी का कंटेम्प्ररी भी माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो रुद्र प्रताप बुंदेला इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द बुंदेला स्टेट। रुद्र प्रताप बुंदेला बुंदेला राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप रियल फाउंडर की बात करेंगे, जो जिसने बुंदेला राज्य की स्थापना करी, तो उसके वास्तविक संस्थापक का नाम किसको माना जाता है, रुद्र प्रताप बुंदेला। ठीक है, रुद्र प्रताप बुंदेला जो लाइनेज वंशज थे सोहन पाल के, इन्होंने ओरछा बनाया, ओरछा को अपनी राजधानी। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी था। बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे ये, और रुद्र प्रताप बुंदेला को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है बुंदेला राज्य का। ठीक है, अब इसके बाद रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद जो अगले राजा बनते हैं बुंदेलखंड के, वो बनते हैं भारती चंद। ठीक है, ठीक है, अब ये बने भारती चंद। ठीक है, इनका टेन्योर रहा 1531 से 1554। इनके बारे में अगर हम बात करें भारती चंद के बारे में, तो इन्होंने ओरछा को फॉर्मली एज अ कैपिटल बनाया। मतलब ओरछा को विधिवत राजनीति बनाने का काम, सॉरी विधिवत राजनीति नहीं, सॉरी राजधानी बनाने का काम भारती चंद ने किया। तो ओरछा जो थी वो पहले तो राजधानी तो बन गई थी, लेकिन उसको विधिवत तौर पे बनाने का काम किसने किया, भारती चंद ने।
इसके अलावा अगर हम बात करें, ही डेकोरेटेड ओरछा विथ मैनी पैलेसेस एक्सेट्रा, ओरछा फोर्ट, राज मंदिर। अब देखिए ओरछा में इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई थी, ठीक है। तो इन्होंने ओरछा को अनेक महलों, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने महल बनवाए थे। इसके अलावा ओरछा का दुर्ग इन्होंने बनवाया, राज मंदिर बनवाया, रानी महल बनवाया, ठीक है। ये सारी चीजों का निर्माण किसने कराया था? भारती चंद ने। किसमें? ओरछा में, ठीक है। रानी महल की बात करें, पाराकोटा वेयर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, रानी महल भी इन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1553 कॉन्कर्ड जतारा तहसील ऑफ प्रेजेंट टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड चेंज इज नेम टू इस्लामाबाद। भारती चंद कैप्चर्ड जतारा अगेन एंड मेड इट्स नेम पॉपुलर एज जतारा इंस्टेड ऑफ इस्लामाबाद। देखिए आपको याद होगा मुगलिया सल्तनत के टाइम पर हुमायूं को मारने वाले, हुमायूं को भगाने वाले थे शेर शाह सूरी। आपको याद होगा 1540 से लेकर 1555 तक का जो दिल्ली पर शासन था वो सुर एम्पायर का था। तो उसी जो शेर शाह सूरी थे उन्हीं के बेटे थे जिनका नाम था इस्लाम शाह सूरी। इन्होंने क्या किया था, जतारा नाम की जगह पर, ठीक है, कब्जा कर लिया था, जो वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में है, ठीक है। तो टीकमगढ़ जिले में कौन सी जगह है? जतारा। इस पर कब्जा कर लिया था और इसका नाम क्या बदल कर दिया था? इस्लामाबाद, ठीक है। तो इसका नाम क्या बदल कर दिया था? इस्लामाबाद। भारती चंद ने इसी जतारा को वापस जीता, ठीक है, और वापस जीत करके इसका नाम इस्लामाबाद के स्थान पर जतारा ही प्रचलित किया। मतलब कि इन्होंने, देखिए जतारा जो था वो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता था, इस पर इस्लाम शाह सूरी ने कब्जा कर लिया था और इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। भारती चंद ने इसको वापस जीता जतारा को, और इन्होंने वापस से नाम को क्या रख दिया? जतारा रख दिया इस्लामाबाद, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारती चंद सेंड हिज ब्रदर मधुकर शाह फॉर मिलिट्री हेल्प टू हेल्प कालिंजर रूलर कीरत सिंह अगेंस्ट शेरशाह सूरी। अब देखिए भारती चंद ने इस टाइम पर कालिंजर का एक राजा था कीरत सिंह, ठीक है, कीरत सिंह, ये कालिंजर का एक राजा था, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने आया था शेर शाह सूरी। आपको याद रखना होगा यही कालिंजर का अभियान शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान था। शेर शाह सूरी की इस अभियान में डेथ हो जाती है। तो ये जो आखिरी अभियान था ये 1545 में हुआ था। कब हुआ था? 1545 में। कालिंजर नाम की जगह है जहां पर एक तरफ थे कीरत सिंह चंदेल और दूसरी तरफ कौन थे? शेर शाह सूरी। तो उस शेर शाह सूरी के खिलाफ सैन्य मदद करने के लिए भारती चंद ने ही अपने भाई मधुकर शाह को भेजा था, ठीक है। तो भारती चंद ने किसको भेजा था? शेर शाह सूरी के विरुद्ध कालिंजर के शासक कीरत सिंह की मदद हेतु अपने भाई मधुकर शाह को सैनिक सहायता के लिए भेज दिया था। कहां भेज दिया था? कालिंजर। क्लियर हुआ? अब कालिंजर के युद्ध की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया रूलर ऑफ रीवा वीरभान बघेल हेल्प्ड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज अगेंस्ट शेरशाह। शेरशाह अटैक्ड वीरभान बघेल द रूलर ऑफ रीवा। वीरभान बघेल टुक रेफ्यूज विद कीरत सिंह चंदेल इन कालिंजर। देखिए हुआ क्या, रीवा के एक शासक हुआ करते थे वीरभान बघेल, ठीक है। क्या थे? वीरभान बघेल। देखिए बघेल वंश जो था वो रीवा क्षेत्र में राज करता था। अभी इसके बाद जो हम अगला जो वंशज पढ़ेंगे, जो अगली डायनेस्टी पढ़ेंगे वो बघेल खंड पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर ये वीरभान आएंगे। अब देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध चल रहा था। आपको याद है 1539 और 1540 में दो युद्ध हुए थे, इसी में से एक युद्ध कन्नौज का युद्ध था, ठीक है। अब शेर शाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की मदद किसने करी थी? रीवा के राजा वीरभान बघेल ने, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी जीत गया, हुमायूं भाग गए, अब दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? सुर एम्पायर का। अब जाहिर सी बात है कि जिसने भी हुमायूं की मदद करी थी शेर शाह सूरी उससे बदला लेगा। तो शेर शाह सूरी ने इस बात का बदला लेने के लिए रीवा के राजा वीरभान पर हमला कर दिया। अब वहां से जब हमला किया तो वीरभान जो है वो वहां से भाग करके पहुंच गया कालिंजर। किसके पास? कीरत सिंह चंदेल के पास।
कहां पहुंचा? वीरभान कीरत सिंह चंदेल के पास। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? In this war, Bharti Chand has sent his brother Madhukar Shah and Kirat Singh with a military contingent to help the Chandel ruler of Kalinjar. Sher Shah died on 25th May due to cannonball explosion, but the Delhi Sultanate gained control over the fort of Kalinjar. देखिए इस युद्ध में हुआ क्या? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीवा का शासक था वीरभान बघेल, ये भाग गया कालिंजर। अब जाहिर सी बात है कि जो शेर शाह सूरी है वो छोड़ेगा तो नहीं इसको, तो शेर शाह सूरी भी कहां पहुंच गया? कालिंजर पहुंच गया। अब 1545 में जब कालिंजर के किले को घेर के रखा हुआ था, तब इन्होंने वीरभान सॉरी जो शेर शाह सूरी थे, ठीक है, अब इसी युद्ध में भारती चंद जो थे, इन्होंने किसको भेजा था? अपने भाई मधुकर शाह को। ठीक है, किसकी हेल्प करने के लिए? कीरत सिंह चंदेल की, जो कालिंजर के राजा थे। ठीक है, और इसी युद्ध में क्या होता है? शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इनकी कैसे हो जाती है? तो इनकी क्या हुआ था, इन्होंने युद्ध में जो गोला फेंक रहे थे, तो उनमें से एक जो था गोला, ठीक है, एक जो गोला था इनका, वो इन्हीं के पास आकर के फट गया था। मतलब ये जिस तरफ से गोला फेंका जा रहा था, ये उन्हीं के पास आकर के गोला फट गया, और उस गोला फटने के कारण किसकी मौत हो गई थी? शेर शाह सूरी की। समझ में आया आपको? तो ये था कालिंजर का युद्ध। ठीक है, तो भारती चंद ने किसको भेजा था? अपने भाई मधुकर शाह। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो भारती चंद के बाद जो अगले राजा बनते हैं, ये बनेंगे इनके भाई मधुकर शाह बुंदेला। ठीक है, ये वही मधुकर शाह हैं जिनको युद्ध करने के लिए और हेल्प करने के लिए भेजा गया था। क्लियर है? तो अब देखते हैं मधुकर शाह बुंदेला के बारे में। तो मधुकर शाह की बात करें, तो मधुकर शाह had continuously attacked the Mughal dominated areas of the surrounding areas of Sirunj, ग्वालियर, नारवाड़ to expand the ओरछा kingdom। देखिए मधुकर शाह ने ओरछा राज्य के विस्तार के लिए आसपास के क्षेत्र जैसे सिरोंज है, ग्वालियर है, नरवर है आदि के मुगल अधीनता वाले भागों पर लगातार धावे किए थे। मतलब मधुकर शाह जो था, इसने लगातार मुगल डोमिनेटेड एरियाज पर ये अटैक कर रहा था। एज अ रिजल्ट एम्परर अकबर had sent the Subedar of Gada, Sadiq Khan and the फौजदार of ग्वालियर अस्करन कचवाहा टू पनिश मधुकर शाह। अब देखिए ये जब मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था, तो जाहिर सी बात है मुगल बादशाह चुप बैठेंगे नहीं, और इस टाइम पर मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। ठीक है, तो फलस्वरूप अकबर बादशाह ने क्या किया? मधुकर शाह को दंडित करने के लिए गढ़ा के सूबेदार सादिक खान, गढ़ा के सूबेदार थे सादिक खान, और ग्वालियर के एक फौजदार थे जिनका नाम था आसकरन कचवाहा। आसकरन कचवाहा, इनको क्या भेजा था? मधुकर शाह को दंडित करने के लिए। ठीक है, इसके आगे बात करें, मधुकर शाह रिपीटेडली challenged the regional officers of Akbar every time Madhukar Shah was faced with the Mughal challenges. He cleverly escaped by pleading for forgiveness। देखिए मधुकर शाह ने बार बार अकबर बादशाह के क्षेत्रीय अधिकारियों को चुनौती दी। प्रत्येक बार जो मधुकर शाह था, वो मुगल चुनौती के सिर पर आ जाने पर चतुराई से क्षमा याचना बनकर बच जाते थे। मतलब मधुकर शाह क्या होता था, जब भी कभी मुगल हावी होते थे, तो ये क्या करते थे? ये माफी मांग लेते थे। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या करते थे? बड़ी चालाकी से क्या करते थे? क्षमा याचना वाले रूप में आ जाते थे कि भैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। ठीक है, लेकिन ये लगातार अटैक करते रहे। इसके बाद बात करें, बोथ मधुकर शाह एंड हिज क्वीन गणेश कुंवरी वर रिलीजियस इन नेचर एंड दे यूज्ड टू अप्लाई अ बिग तिलक ऑन देयर फोरहेड व्हिच इज स्टिल फेमस एज मधुकर शाही तिलक। अब देखिए मधुकर शाह और उनकी रानी जो थी गणेश कुंवरी, दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, रिलीजियस नेचर के थे, और ये अपने माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाते थे। देखिए मधुकर शाह एक बड़ा सा तिलक लगाया करते थे माथे पर, जो आज भी मधुकर शाही तिलक के नाम से फेमस है। आज भी मतलब आप जाएंगे तो वहां पर लोग मधुकर शाही तिलक लगाते हैं। ये मधुकर शाह एक बड़ा सा तिलक लगाया करते थे अपने माथे पर, जिसको बाद में क्या कहा गया? मधुकर शाही तिलक, जो आज भी प्रसिद्ध है।
ठीक है। और इनकी पत्नी जो गणेश कुंवारी थी, ये दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मधुकर शाह और उनकी रानी गणेश कुंवारी। इसके अलावा बात करें, हिज वाइफ गणेश कुंवर गॉट कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा। देखिए, इनकी पत्नी ने, गणेश कुंवरी ने, ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया। ये आपको याद रखना। इनकी जो पत्नी थी गणेश कुंवर, इन्होंने किसका निर्माण किया था? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया था ओरछा में। ये आपको याद रखना है। तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया था? गणेश कुंवर। ठीक। तो ये थे मधुकर शाह बुंदेला। ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, मधुकर शाह के कई सारे पुत्र थे। ठीक है। तो इसके बाद जो इनके अगले पुत्र जो है शासक बनते हैं मधुकर शाह बुंदेला के, जिनका नाम था बीर सिंह बुंदेला। ठीक है। ये बनते हैं बीर सिंह बुंदेला। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो बीर सिंह बुंदेला, वन ऑफ द 8 सन्स ऑफ मधुकर शाह, गॉट द एस्टेट ऑफ छोटी बड़ूनी, प्रेजेंटली सिचुएटेड इन दतिया डिस्ट्रिक्ट। देखिए, मधुकर शाह के 8 पुत्रों में से एक थे बीर सिंह देव। ठीक है, बीर सिंह देव। ठीक है, बीर सिंह देव बुंदेला, जिनको वर्तमान में दतिया जिले में स्थित छोटी बड़ौनी की जागीर मिली थी। किसकी जागीर मिली? छोटी बड़ौनी की, जो प्रेजेंटली किसमें है? दतिया डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद बात करें तो बीर सिंह देव, ऑन रीचिंग बड़ौनी इन 1592, लूटेड द मुगल एरियाज ऑफ ग्वालियर, नारवाड़, पवाया, करहरा एंड कैप्चर्ड मैनी मुगल पुलिस स्टेशंस। देखिए, बीर सिंह देव जब 1592 में बदौनी पहुंचे, बड़ौनी, तो उन्होंने आसपास के ग्वालियर, नारवार, पवाया, करहरा आदि के मुगल क्षेत्रों में लूट मार कर उन अनेक मुगल थानों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब बीर सिंह देव ने भी क्या किया? मुगल एरियाज पर अटैक करके उनको लूटा और मुगल पुलिस स्टेशन पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसके अलावा बात करें, टू सप्रेस दीज रिबिलियन एक्टिविटीज, अकबर कंटिन्यूअसली सेंड मुगल आर्मीज अगेंस्ट वीर सिंह देव। अब देखिए, इस विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए अकबर ने लगातार वीर सिंह देव पर मुगल सेनाएं भेजी। मतलब वीर सिंह देव पर अटैक करने के लिए क्या भेजी? मुगल सेनाएं भेजी। बट एवरी टाइम ही सक्सीडेड इन डॉजिंग द मुगल आर्मीज एंड रनिंग अवे इनटू द डेंस फॉरेस्ट। लेकिन हर बार क्या होते थे, जैसे ही मुगल सेना आया करती थी, ये मुगल सेनाओं को चकमा दे करके डेंस फॉरेस्ट, मतलब सघन वनों में भाग जाने में सफल हो जाते थे। ठीक है। मतलब ये क्या करते थे, वीर सिंह देव क्या करते थे? मुगलों एरिया लूटा करते थे। अब जब उधर से अकबर अपनी सेना भेजता था, तो ये क्या करते थे? उसको चकमा दे करके और ये सघन वनों में भाग जाने में सफल हुआ करते थे। ठीक। इसके बाद बात करें, ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द मुगल प्रिंस जहांगीर। अब देखिए, आपको इसलिए याद रखना है कि वीर सिंह देव जो थे, इनकी मित्रता थी मुगलिया राजकुमार जहांगीर से। अकबर के बाद जो अगले बादशाह बने थे वो जहांगीर बने थे। तो इनका संबंध जो था, जो मुगल शहजादे थे जहांगीर, इनसे मित्रता वाला संबंध था, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस थे विद द मुगल प्रिंस जहांगीर। इसके अलावा बात करें, अब देखिए, इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जहांगीर, वीर सिंह देव किल्ड अकबर स्पेशल मिनिस्टर अबुल फजल on 9th of August 1602 at Sarai Barar between Narwar Antari, while he was going from south to Agra and built केशव राय मंदिर इन मथुरा विद द लूटेड मनी। देखिए, वीर सिंह देव जो थे, इनकी मित्रता थी मुगल जो अपने शहजादे थे जहांगीर से। ठीक है। और देखिए, बाद बाद में जहांगीर को भी क्या होने लगी थी? अकबर से समस्या होने लगी थी। ठीक है, क्योंकि जहांगीर को क्या बनना था? जहांगीर को मुगल बादशाह बनना था, लेकिन अकबर क्या हो रहे थे? खत्म नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो इस कारण से भी गुस्सा था जहांगीर में। और अकबर के ही नवरत्नों में से एक हुआ करते थे अबुल फजल। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। अबुल फजल को एक बार दक्षिण से ये आगरा की तरफ लौट रहे थे। कहां से लौट रहे थे? दक्षिण से आगरा की तरफ लौट रहे थे। तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था सरई बरार। ठीक है, सराई बरार नाम की एक जगह पड़ी थी। और जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव ने यहां पर अबुल फजल का
कत्ल कर दिया था। अबुल फजल का क्या कर दिया था, 1602 में कत्ल कर दिया था। और अबुल फजल का जब कत्ल किया तो उसकी जो अंतड़ी थी, अंतड़ी जो थी वो बाहर निकाल दी, इसीलिए इस जगह का नाम नारवार अंतड़ी पड़ गया। अबुल फजल की अंतड़ी जो थी वो बाहर निकाल ली, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नारवड़ अंतरी। और ये अबुल फजल दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे आगरा, और उनसे जो पैसा लूटा वीर सिंह देव ने, भाई जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ अबुल फजल अपने साथ पैसा ईसा लेके आ रहे होंगे, तो उससे जो पैसा लूटा था उसी से इन्होंने मथुरा में एक मंदिर बनवाया, केशव राय मंदिर। तो मथुरा में कौन सा मंदिर का निर्माण कराया, केशव राय मंदिर का निर्माण कराया। ये पैसा किनसे लूटा था, अबुल फजल से, ठीक है। और किसके कहने पर मारा, जहांगीर के कहने पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, when Jahangir became the Mughal emperor, Ram Shah had to leave the throne due to Jahangir's pressure, and he had to satisfied with the estate of Barchandri near now Veer Singh Bundela became the Bundela ruler. The emperor himself has written about Veer Singh Dev. Raja Veer Singh Dev got a 3000 mansa. आप देखिए, जब अबुल फजल की मृत्यु हुई, अबुल फजल को वीर सिंह देव ने मारा। अब इस टाइम तक अकबर जो थे वो जीवित थे, अभी जहांगीर जो है वो मुगल बादशाह नहीं बने थे, अकबर जो थे वो जीवित थे। अब अकबर ने क्या किया, इस बात का बदला लिया वीर सिंह देव से, और वीर सिंह देव को वहां से भगा दिया, और उसी की जगह पर उसके एक भाई राम शाह को उसकी जगह गद्दी पर बिठा दिया। मतलब वीर सिंह देव को वहां से भगाया और उनकी जगह पर राम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। अब जब राम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, उसके बाद जब मुगल बादशाह अकबर की मौत हुई, और कौन मुगल बादशाह बना, जहांगीर बना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जहांगीर तो किसका दोस्त था, वीर सिंह देव का, और वीर सिंह देव ने उसी के कहने पर तो उसको मारा था, वीर सिंह देव ने उसी के कहने पर उसको मारा था। तो इसलिए क्या हुआ कि राजा वीर सिंह देव को फिर से गद्दी मिल गई, ठीक है। और ये जो इनके भाई थे राम शाह, इनको गद्दी क्या करनी पड़ गई, छोड़नी पड़ गई। तो राम शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। और फिर से संतोष, ठीक है। और बुंदेला शासक फिर से कौन बन गए, वीर सिंह देव, ठीक है। और बादशाह ने स्वयं वीर सिंह देव के विषय में लिखा है, राजा वीर सिंह देव को 3000 मनसब मिला। मतलब इनको जो मनसब मिला था, देखिए मुगल शासक जो हैं वो अपने जो लॉयल लोग हुआ करते थे उनको मनसब दिया करते थे, तो 3000 का मनसब मिला था राजा वीर सिंह देव, ठीक है। तो इस तरीके से राजा वीर सिंह देव फिर से राजा बन गए, ठीक है। अब देखिए इनके समय में कई सारे पोएट हुए, ठीक है। इनके समय में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था केशव दास, ये नाम याद रखिएगा। केशव दास जो हैं ये कवि हुआ करते थे इनके दरबार में, वीर सिंह देव के, ठीक है। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो याद रखनी है। केशव दास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो लिखी है रतन बावनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर चंद्रिका आदि की रचना करी। तो इन्होंने कौन कौन सी केशव दास ने रचना करी है, आपको याद रखना है, रतन बावनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर चंद्रिका। इसका जो है ये कंपोज किसने की है, केशव दास ने। और केशव दास किसके दरबार में थे, वीर सिंह बुंदेला। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो ये थे वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। इसके बाद फिर जब अगले राजा बनते हैं तो अगले राजा बनेंगे जुझार सिंह बुंदेला, ठीक है। ये वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे, जुझार सिंह बुंदेला। तो इनके पिता का नाम क्या था, वीर सिंह बुंदेला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जुझार सिंह गॉट हिज गॉड लाइक ब्रदर हार्दुल पॉइजन ऑफ द बेसिस ऑफ सस्पिशन। देखिए जुझार सिंह जो थे, इन्होंने संदेह के आधार पर अपने देवता तुल्य भाई हरदौल को जहर दिलवा दिया। देखिए जुझार सिंह के भाई थे हरदौल, ठीक है। और जुझार सिंह को ये शक हो गया था कि इनके जो भाई हैं हरदौल, इनका चक्कर इनकी पत्नी के साथ चल रहा है, ठीक है। मतलब जुझार सिंह को ये शक हो गया था, मतलब अब कहे गलत है तो गलत शक हो गया था इनको कि इनके जो भाई हैं हरदौल, इनका चक्कर चल रहा है इनकी पत्नी के साथ, ठीक है। तो इस शक में आकर के क्या कर दिया था, जुझार सिंह ने संदेह में आकर के अपने देवता तुल्य भाई हरदौल को जहर दिलवा दिया। मतलब इसको क्या कर दिया, जहर दिलवा दिया, ठीक है। मतलब पत्नी को नहीं मारा लेकिन अपने भाई को मार दिया, और इसको
किस बात का शक था कि इसकी पत्नी का चक्कर चल रहा है, किसके साथ, हरदौल के साथ। ठीक है, तो जुझार सिंह बुंदेला ने अपने देवता तुल्य भाई हरदौल की हत्या कर दी थी। इसके अलावा बात करें तो इन 1635 एडी जुझार सिंह अगेन फ्लेड फ्रॉम द मुगल कैंपेन्स इन साउथ इंडिया एंड केम टू ओरछा एंड रेबेल्ड बाय डिसोबेइंग देम। देखिए 1635 में आकर के जुझार सिंह पुनः दक्षिण भारत के मुगल अभियानों से भाग करके ओरछा आ गया। देखिए जब ये सारी चीजें हो रही थी, इनके पिता चूंकि जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, अब पिता जैसे थे जरूरी नहीं है कि वैसा पुत्र हो। ठीक है, तो मुगलों की अधीनता तो इन्होंने स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब जब मुगल दक्षिण भारत के अभियान पे थे तो ये वहां से छोड़कर भाग आए और कहाँ आ गए, ओरछा आ गए। ठीक है, और फिर से क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। फिर से क्या शुरू कर दिया इन्होंने, विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद बात करें, ही अटैक गोंडवाना एंड किल्ड इट्स रूलर प्रेम नारायण। देखिए इसी टाइम पर जो अपना जबलपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, गोंडवाना लैंड जिसे कहा जाता है, वहां पर अब इसके बाद हम बघेलखंड पढ़ेंगे और बघेलखंड के बाद हम पढ़ेंगे गोंडवाना। तो गोंडवाना के इस टाइम पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रेम नारायण। कौन था, प्रेम नारायण। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जुझार सिंह बुंदेला ने उन पर आक्रमण किया। ठीक है, गोंडवाना पर आक्रमण करके उनके शासक प्रेम नारायण को मार डाला। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा, जो गोंडवाना वाले थे उनका मुगलों के साथ फ्रेंडली रिलेशन था। ठीक है, अब देखिए जुझार सिंह बुंदेला ने गोंडवाना पर अटैक किया, ठीक है, और वहां के राजा प्रेम नारायण को मार दिया, और गोंडवाना वालों के साथ मुगलों की संधि थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस बात का बदला कौन लेंगे, मुगल लेंगे। ठीक है, जुझार सिंह बुंदेला से। ठीक है, तो इसमें जब मुगल शासक थे, ठीक है, इस टाइम पर मुगल शासक थे शाहजहां। ठीक है, जहांगीर के बाद अगले शासक कौन बने थे, शाहजहां। तो मुगल शासक जो थे वो इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, आज्ञा दे दी, ऑर्डर दे दिया, एंड अटैक ऑन ओरछा अंडर द लीडरशिप ऑफ औरंगजेब। देखिए शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब के नेतृत्व में इन्होंने ओरछा पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी थी शाहजहां ने। ये इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि जुझार सिंह बुंदेला ने गोंडवाना पर आक्रमण करके प्रेम नारायण को मार दिया था। ठीक है, तो इन्होंने उसके लिए ऑर्डर दिया कि भाई ओरछा पे जाके हमला करना है, और इसका नेतृत्व किसको दिया, औरंगजेब को। इसके बाद बात करें, इन दिस मुगल कैंपेन द बुंदेला रूलर्स ऑफ चंदेड़ी एंड दतिया ऑल्सो सपोर्टेड द मुगल्स। अब देखिए बुंदेला जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ओरछा में नहीं थे, इनकी एक ब्रांच चंदेरी में थी, एक ब्रांच दतिया में थी। अभी हम सारे आगे पढ़ेंगे। बुंदेलाओं का जो क्षेत्र था वो काफी बड़ा फैला हुआ था। ठीक है, तो इस अभियान में, मुगलों के इस अभियान में बुंदेला जो शासक थे चंदेरी के और दतिया के, इन्होंने भी किसको सपोर्ट किया, मुगलों को सपोर्ट किया। ठीक है, और इसी समय पर अगर हम बात करें तो ये जो मुगलों की सेना थी, इन्होंने मंदिरों पर भी तोड़फोड़ करी थी। ओरछा के जो मंदिर थे, ठीक है, उसमें भी तोड़फोड़ करने का काम किसने किया था, मुगलिया सेना ने किया। ठीक है, अब देखिए जब मुगलिया सेना हमला करने आई ओरछा पर, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जुझार सिंह बुंदेला जो थे, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द मुगल्स, जुझार सिंह बुंदेला वांटेड टू सेव हिज लाइफ एंड गो टुवर्ड्स गोलकुंडा थ्रू गोंडवाना, बट इन द मीन टाइम इन दिसंबर 1935 ही फ्लेड टू द जंगल्स वेयर ही वाज मर्डर्ड बाय द गोंड्स। देखिए हुआ क्या, जुझार सिंह बुंदेला मुगलों के दबाव के कारण अपने प्राण बचाकर गोंडवाना होकर गोलकुंडा जा रहा था। मतलब ये कहाँ भाग रहा था, गोलकुंडा की ओर जाना चाह रहा था, लेकिन इसको बीच में ही कहाँ जाना पड़ा, जंगलों में भागना पड़ा। ठीक है, और जंगलों में इनको किसने पकड़ लिया, गोंडों ने। ठीक है, और गोंडवाना में के जो राजा थे प्रेम नारायण, उनकी हत्या करी थी, और गोंडों को ये बात पता थी कि ये वही जुझार सिंह बुंदेला हैं जिन्होंने हमारे राजा प्रेम नारायण की हत्या करी थी। तो इसीलिए गोंडों ने मिलकर के क्या मार, किसको मार दिया, जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, तो जुझार सिंह बुंदेला को क्या कर दिया, जंगलों में किसने मार दिया, गोंडों ने मार दिया। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई। तो ये थे जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक, अब इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं, जुझार सिंह बुंदेला के बाद जो अगले राजा बनेंगे वो बनेंगे पहाड़ सिंह बुंदेला।
ठीक है, जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं पहाड़ सिंह बुंदेला। ठीक है, पहाड़ सिंह बुंदेला बात करें तो ये जुझार सिंह बुंदेला के भाई थे। किसके भाई थे? जुझार सिंह बुंदेला के। तो ये ब्रदर थे जुझार सिंह के, जुझार सिंह बुंदेला के। इसके अलावा बात करें, फेड अप विद द chaotic conditions of ओरछा, शाहजहां अपॉइंटेड वीर सिंह देव बुंदेला's second son पहाड़ सिंह, who was working in South India as a मुगल मनसबदार कमांडर as the ruler of ओरछा in 1641। अब देखिए जुझार सिंह बुंदेला मर गए, ठीक है, अब यहाँ पर केओस मच गया। तो ओरछा की अराजकता स्थितियों से तंग आकर के, ये जो अराजक स्थिति हो गई थी, भाई राजा नहीं है तो अराजकता आएगी, तो ओरछा की जो अराजक स्थितियां थी, इससे तंग आकर के शाहजहां ने वीर सिंह देव के दूसरे पुत्र, वीर सिंह देव का दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था पहाड़ सिंह। ठीक है, तो पहाड़ सिंह जो कि मुगल मनसबदार सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में कार्य कर रहे थे। देखिए इस टाइम पर मुगल शासन, मुगल का कैंपेन कहाँ चल रहा था? दक्षिण भारत में चल रहा था। तो ये मुगल मनसबदार कमांडर हुआ करते थे जो दक्षिण भारत में काम कर रहे थे। इनको क्या बनाया गया? ओरछा का शासक नियुक्त किया गया। तो पहाड़ सिंह बुंदेला को शासक किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। इसके बाद बात करें, ही हैड बॉट बुंदेलखंड अंडर द मुगल्स। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, पहाड़ सिंह बुंदेला ने इसमें बुंदेलखंड को मुगलों के अधीन कर दिया था। क्योंकि देखिए भाई, पहाड़ सिंह बुंदेला को राजा किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। तो इन्होंने क्या करा? बदले स्वरूप मुगलों के प्रति अपनी वफादारी दिखाई और इन्होंने बुंदेलखंड को मुगलों के अधीन कर दिया। इसके अलावा बात करें, ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल्स, पहाड़ सिंह had suppressed the rebellion of Champatarai Bundela and helped him in making him loyal to the Mughals। देखिए आगे चल के आपको पन्ना जिले में, ठीक है, पन्ना जिले में आपको बुंदेलखंड पढ़ाया जाएगा। जब पन्ना जिला है, पन्ना रीजन में, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे चंपा तरई। ठीक है, चंपा तरई हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे पन्ना के। तो ये क्या हुआ था, मुगलों की ओर से पहाड़ सिंह ने चंपत राय जो बुंदेला के थे, चंपत राय जो बुंदेला ही थे, इनका विद्रोह का दमन करने के लिए और मुगलों के प्रति अपनी वफादारी बनाने का सहयोग दिया। मतलब इन्होंने मुगलों को जो सहयोग दिया था ताकि वे विद्रोह को दबा सके और मुगलों के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सके। इसके अलावा बात करें, पहाड़ सिंह पार्टिसिपेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल्स इन द वॉर कैंपेन ऑफ बालक, काबुल एंड कंधार। ठीक है, देखिए पहाड़ सिंह ने जो है मुगलों की तरफ से, अगर हम बात करें तो मुगलों की तरफ से जो युद्ध हुए थे बाल्क में, काबुल में और कांधार में, 1645, 48 और 52 में, इन सभी युद्धों में क्या करा? पार्टिसिपेट किया। तो सन 1645, 1648 और 1652 ईस्वी में बल्क, काबुल, कांधार के युद्ध अभियानों में पहाड़ सिंह ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। ठीक है, मतलब ये मुगलों के प्रति क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा लॉयल हो गए थे। पहाड़ सिंह वॉज गिवन अ मैनसब ऑफ 5000 जात एंड 2000 सबर हॉर्समैन बाय मुगल एम्परर शाहजहां एंड ही डाइड इन 1653। देखिए पहाड़ सिंह को मुगल बादशाह शाहजहां ने 5000 जात और 2000 सवार का मनसब दिया था, हॉर्समैन का। और इनका निधन जो हो गया, इसका पहाड़ सिंह बुंदेला का, ये हुआ था 1653 में। ये किसका हुआ? 1653 में। किसका? पहाड़ सिंह बुंदेला का। अब इनकी यहाँ बात करें तो पहाड़ सिंह बुंदेला की बात करें तो आफ्टर पहाड़ सिंह हिज सक्सेसर वाज हिज सन सुजान सिंह बुंदेला हु सैट ऑन द थ्रोन ऑफ ओरछा। अब देखिए पहाड़ सिंह के बाद उनका उत्तराधिकारी, उनका पुत्र बैठा सुजान सिंह बुंदेला। ठीक है, और सुजान सिंह बुंदेला जो हैं वो किस गद्दी पर बैठे? ओरछा की गद्दी पर बैठे। तो पहाड़ सिंह के बाद जो अगले राजा बने वो कौन बने? सुजान सिंह बुंदेला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें ना सुजान सिंह बुंदेला के बाद, तो बुंदेलों का कोई खास इतना वो रहा नहीं पीरियड। ठीक है, तो अब इनकी लाइनेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही। ठीक है, और अब हम चलेंगे सीधे धर्मपाल पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है बुंदेलाओं में ही एक राजा आएंगे जिनका नाम है धर्मपाल सिंह। ठीक है, बुंदेलाओं में ही एक राजा आएंगे, इसी लाइनेज में चल रहा था। सुजान सिंह बुंदेला के बाद मतलब इनके पूर्वज है, और भी बहुत सारे लोग बीच में आए। अब जो अगले राजा बनते हैं
वो बनते हैं धर्मपाल। 1817 तक पहुंच गए अपन, मतलब बीच का इतना कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। धर्मपाल तक पहुंचे 1817 से लेकर के 34 तक। अब ये जो धर्मपाल थे, ये इनके पिता थे विक्रमजीत सिंह। क्या नाम था इनके पिता का? आफ्टर विक्रमाजीत सिंह, हिज सन धर्मपाल सिंह बिकेम द किंग। ही वॉज अ ब्रेव एंड फियरलेस वॉरियर। देखिए, विक्रमजीत सिंह के पश्चात इनका पुत्र धर्मपाल सिंह राजा बना, और ये एक साहसी और निर्भीक योद्धा था। निर्भीक मतलब फियरलेस, और ब्रेव मतलब साहसी। ठीक है, तो साहसी एवं निर्भीक योद्धा था। इसने क्या क्या किया? ही established his dominance by defeating सिंधिया's फ्रेंच कमांडर जैन बाप्तिस्ते ऑफ ग्वालियर। देखिए, इन्होंने ग्वालियर के सिंधियाओं के फ्रांसीसी सेनापति जीन पेपिस्टस को परास्त कर उसने अपनी धाक जमाई। मतलब धर्मपाल ने अपनी धाक कैसे जमाई? सिंधिया का जो फ्रेंच सेनापति था जीन बेपिस्टस, इसको हरा कर। इसके अलावा बात करें, व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग्स केम टू बुंदेलखंड इन 1817 टू सप्रेस द पिंडारीज, धर्मपाल हेल्प्ड हिम इन सप्रेसिंग द पिंडारीज। अब देखिए, इस टाइम पर पिंडारियों का बड़ा वो चल रहा था, तो लॉर्ड हेस्टिंग जब पिंडारियों के दमन होने करने के लिए 1817 में बुंदेलखंड आए, तो धर्मपाल ने जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स की मदद करी पिंडारियों के दमन करने की। ठीक है, इन्होंने क्या करी? अंग्रेजों की सहायता करी। इसके बाद बात करें, when Hastings came to Orcha happily, Dharampal presented him with a gift. In this way, the friendship between the British and the Tikamgarh becomes strong. देखिए, अब इसके बाद हुआ क्या कि जब हेस्टिंग्स इस बात से खुश हुए कि भाई धर्मपाल ने किसकी मदद करी? अंग्रेजों की मदद करी, पिंडारियों से मदद, पिंडारियों के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए। तो इससे प्रसन्न होकर के हेस्टिंग्स जब ओरछा आए, तो धर्मपाल ने इनको कई नजराने भेंट किए, गिफ्ट भेंट किया, और इस तरीके से अंग्रेजों और टीकमगढ़ के मित्रता में प्रगाढ़ता आई। ठीक है, मतलब अंग्रेज और टीकमगढ़, देखिए बाद में इनकी राजधानी टीकमगढ़ हो गई। ओरछा के बाद इनकी राजधानी क्या हो गई थी? टीकमगढ़ हो गई थी। तो इस तरीके से अंग्रेजों में और बुंदेलाओं में जो संबंध थे वो क्या होने लगे? मतलब शक्तिशाली होने लगे। अब धर्मपाल की तीन रानियां थी। धर्मपाल सिंह की कितनी रानियां थी? तीन रानियां थी। इनकी एक रानी का नाम था गड़ई रानी, लड़ई रानी और हरई रानी। ठीक है, देखिए धर्मपाल की तीन पत्नियां थी, गड़ई रानी, लड़ई रानी और हरई रानी। ये तीनों रानियां ही निसंतान थी। ऑल दीज थ्री क्वींस वर चाइल्डलेस। गड़ई रानी की अगर हम बात करें, तो इन्होंने नजरबाग मंदिर बनवाया था टीकमगढ़ में, ये आपको याद रखना है। टीकमगढ़ में एक मंदिर बनवाया था नजरबाग का। किसने बनवाया? गड़ई रानी। अब इसके अलावा अगर हम लड़ई रानी की बात करें, तो इनको विक्टोरिया ऑफ ओरछा स्टेट भी कहा जाता था। अब इनको विक्टोरिया ऑफ ओरछा स्टेट क्यों कहा गया? ठीक है, लड़ाई रानी को विक्टोरिया ऑफ ओरछा स्टेट क्यों कहा गया? तो इसका कारण ये था कि जो लड़ाई रानी थी, इन्होंने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में बहुत साथ दिया। 1857 की क्रांति हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों का जिन जिन लोगों ने भी 1857 की क्रांति में साथ दिया था, अंग्रेजों ने उनकी बहुत, मतलब उनका बहुत सम्मान करते थे अंग्रेज, कहे राजा। ठीक है, तो लड़ाई रानी ने भी ऐसे ही की तरह अंग्रेजों का बहुत ज्यादा साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। इसी कारण से अंग्रेजों ने इनको विक्टोरिया की उपाधि दी थी, और इनको विक्टोरिया ऑफ ओरछा स्टेट कहा जाता था। क्या बोला जाता था? विक्टोरिया ऑफ ओरछा स्टेट। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, लड़ाई रानी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो धर्मपाल की जो है मृत्यु हो गई थी 1834 में। धर्मपाल की मृत्यु कब हुई? 1834 में। अब चूंकि ये निसंतान थे, ठीक है, तो इनके वृद्ध पिता, ओल्ड फादर जो थे इनके, विक्रमजीत सिंह, ठीक है, उन्होंने वापस से गद्दी हासिल कर ली थी। मतलब विक्रमजीत सिंह ने क्या किया था? देखिए, विक्रमजीत के बाद कौन बने? धर्मपाल सिंह बन गए राजा। अब विक्रमजीत सिंह उस टाइम जिंदा थे। ठीक है, अब इनका कोई बेटा था नहीं धर्मपाल का, और इनकी मृत्यु हो गई थी। तब वापस से जो इनके वृद्ध पिता थे, इन्होंने वापस से राज्यभार संभाला, लेकिन 6 माह के अंदर विक्रमजीत सिंह भी चल बसे। ठीक है, क्योंकि इनको अपने बेटे की मृत्यु का बहुत ज्यादा सदमा लगा था।
तो विक्रमजीत सिंह भी चल बसे। अब इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं धर्मपाल के बाद, वो बनते हैं तेज सिंह। कौन बनते हैं? तेज सिंह। तो जो अगले राजा बने वो कौन बने? तेज सिंह बने। ठीक है। अब तेज सिंह की अगर हम बात करें, विक्रमजीत सिंह had adopted his family brother तेज सिंह। नाउ तेज सिंह became the king of ओरछा। अब देखिए विक्रमजीत सिंह ने अपनी फैमिली से ही अपने एक भाई को गोद ले लिया था, तेज सिंह को। ठीक है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कौटुंबिक भाई तेज सिंह को गोद लिया, और अब तेज सिंह ओरछा के राजा बने। ठीक है। तो तेज सिंह क्या बन गए? अब ओरछा के राजा बन गए। इनके बारे में बात करें, ड्यूरिंग हिज टाइम ऑन 9 दिसंबर 1835 कर्नल स्लीमन केम टू टीकमगढ़ इन कनेक्शन विद द सप्रेशन ऑफ ठग्स। देखिए आप याद करिए, इस टाइम पर जो अपने कर्नल स्लीमन जो थे, इस टाइम पर एक सप्रेशन चल रहा था ठगों का। किसका चल रहा था? ठगों का सप्रेशन चल रहा था। ठीक है। याद करिए इस टाइम पर एक वॉइसरॉय हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक। ठीक है। विलियम बेंटिक इस टाइम पर वॉइसरॉय हुआ करते थे, और उन्होंने क्या किया था? सप्रेशन ऑफ ठग्स, मतलब गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है। तो इसी टाइम पर इनके समय पर क्या किया था? 9 दिसंबर 1835 को कर्नल स्लीमन ठगों के दमन के संबंध में टीकमगढ़ आए थे। ठग जो थे उनके दमन के लिए क्या किया गया था? टीकमगढ़ आए थे। इसके अलावा बात करें, सिंस तेज सिंह वाज आल्सो चाइल्डलेस ऑन 28 अक्टूबर 1837 he adopted his descendant brother सुजान सिंह and sent a letter for acceptance to गवर्नर जनरल मैटक्लाफ कंपनी। देखिए तेज सिंह, चूंकि तेज सिंह भी निसंतान थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने वंशज भाई सुजान सिंह को क्या कर लिया? गोद ले लिया। और देखिए उस टाइम पर क्या हुआ था, अंग्रेजों को से, चूंकि ये अंग्रेजों के अधीन आया करते थे, तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों से परमिशन लेने के लिए एक पत्र भी लिखा। और इस टाइम पर गवर्नर जनरल थे मैटकाल्फ। ठीक है। मैटक्लैफ जो थे इस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन दिस सिचुएशन धर्मपाल्स विडो लड़ाई सरकार ऑब्जेक्टेड एंड डिमांडेड दैट शी हैज द सोल राइट टू अडॉप्ट एंड नॉट तेज सिंह। अब याद करिए, धर्मपाल की एक पत्नी थी जिनका नाम था लड़ई रानी। ठीक है। धर्मपाल की 3 पत्नियां थी। ठीक है। आपको याद होगा धर्मपाल की 3 पत्नियां थी। ठीक है। गड़ई रानी, लड़ई रानी और हरई रानी। अब इनकी जो एक पत्नी थी जिनका नाम था लड़ई रानी, अब चूंकि यहाँ पर क्या हुआ था, तेज सिंह ने सुजान सिंह को अडॉप्ट कर लिया था। अब सुजान सिंह को लेटर हेड बनाने के लिए या राजा बनाने के लिए इन्होंने लेटर लिखा, लेकिन इस सिचुएशन पर धर्मपाल की जो विधवा थी, क्या नाम था? लड़ई सरकार। इन्होंने क्या किया? इसका विद्रोह किया। इसका क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है। इसके बाद बात करें, द बुंदेला रिबिलियन ऑफ 1842 एडी स्टार्टेड। अ मेजर लीडर ऑफ द रिबिलियन वाज राव बख्तार सिंह ऑफ चिरगांव। व्हेन बख्तार सिंह rebelled against the British, तेज सिंह gave him shelter in the fort of मोहनगढ़ along with his associates। देखिए अब क्या हुआ, 1842 में बुंदेलाओं का विद्रोह आरंभ हुआ, और इसी विद्रोह का एक प्रमुख नेता हुआ करता था जिसका नाम था चिरगांव। ठीक है। चिरगांव में क्या नहीं, ठीक है, प्रमुख नेता था चिरगांव का, इसका नाम था राव भक्त सिंह। ठीक है। राव भगत सिंह। राव भगत सिंह चिरगांव का था, इसने विद्रोह किया था। अब भक्त सिंह ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तब तेज सिंह ने उसे और उसके साथियों सहित मोहनगढ़ किले में शरण दी थी। देखिए जब अंग्रेजों के खिलाफ भक्त सिंह विद्रोह कर रहा था, तो भक्त सिंह और उसके साथियों को शरण देने का काम किसने किया था? मोहनगढ़ के किले में तेज सिंह ने। ठीक है। अब शरण दी। ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसको क्या माना? एज दिस इज अ वायलेशन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ द ट्रीटी मेड अर्लियर बाय टीकमगढ़ स्टेट विद द ब्रिटिश। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या माना, इसको टीकमगढ़ रियासत द्वारा अंग्रेजों के साथ पूर्व में की गई संधि की धारा 1 का उल्लंघन माना। किसका माना? धारा 1 का उल्लंघन माना कि भाई आपने हमारे विद्रोहियों को शरण दी है, आपने विद्रोह किया है हमारे खिलाफ। ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, द ब्रिटिश कंपेल्ड द मैटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ अडॉप्शन बाय तेज सिंह। इन दिस सिचुएशन तेज सिंह सेंट भक्त सिंह along with his family from मोहनगढ़ to जैतपुरा।
ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया इस टाइम पर, अंग्रेजों ने तेज सिंह द्वारा गोद लेने की पुष्टि के प्रकरण को उलझा दिया। देखिए तेज सिंह ने भेजा था एडॉप्शन के लिए लेटर को सुजान सिंह के। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों का जो विद्रोह कर रहे थे भक्त सिंह, उसको शरण दे दी। तो अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज क्या करेंगे, उसको लटकाएंगे। अब इसी परिस्थिति में तेज सिंह ने क्या किया, भक्त सिंह को सपरिवार मोहनगढ़ से कहाँ भेज दिया, जयपुर भेज दिया। ठीक है, मोहनगढ़ से कहाँ भेज दिया, जयपुर भेज दिया। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये थे तेज सिंह। ठीक है, इनका शासनकाल था 1834 से लेकर के 1841 तक। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले बनते हैं वो बनते हैं सुजान सिंह और लड़ाई सरकार। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तेज सिंह की मृत्यु हो गई 1841 में। ठीक है, अब सुजान सिंह उस टाइम पर माइनर थे। ठीक है, तो ये कहाँ बैठे, गद्दी पर बैठे। ठीक है, देखिए 1841 में तेज सिंह की मृत्यु हो गई, नाबालिग सुजान सिंह गद्दी पर बैठ गए। अब महारानी जो लड़ाई सरकार थी, लड़ाई रानी जो थी, उनको क्या बना दिया गया, इनकी संरक्षक प्रशासक बना दिया गया, रेजिमेंट रेजिडेंट। ठीक है, गार्जियन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। राज्य को प्रधानमंत्री माखन खान थे। ठीक है, तो माखन खान को क्या बनाया गया, राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। और लड़ाई सरकार को क्या बनाया गया, इनका गार्जियन बनाया गया। क्योंकि सुजान सिंह क्या थे, सुजान सिंह जो थे वो छोटे थे। इसके बाद बात करें तो सुजान सिंह के जो पिता थे हृदय शाह, सुजान सिंह के जो पिता थे हृदय शाह और इनके भाई थे देवी सिंह, वांटेड टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर देमसेल्व्स, सो सिविल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन द स्टेट। अब देखिए जब सुजान सिंह राजा बने, ठीक है, तो लड़ाई सरकार क्या बनी, इसकी गार्जियन बनी और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आया। लेकिन सुजान सिंह के जो पिताजी थे हृदय शाह और इनके भाई थे देवी सिंह, ये क्या बनना चाहते थे, ये भी क्या बनना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते थे। ठीक है, ये भी क्या बनना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते थे। ठीक है, अब इसी टाइम पर जो ये जो माखन सिंह थे, ठीक है, जो राज्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, अब इसके कारण हुआ क्या, देखिए ये लोग आपस में लड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि सुजान सिंह छोटे थे, लड़ाई सरकार के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था और प्रधानमंत्री कौन थे, माखन खान। अब हृदय शाह और देवी सिंह विद्रोह कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, आपस में गृह युद्ध जैसी हो गई, गृह युद्ध संघर्ष जैसा। तो इसी टाइम पर जो नत्थे खान थे, आई एम सॉरी, ये नत्थे खान नहीं है, माखन खान है। ठीक है, ये कौन है, माखन खान ही है। ठीक है, तो माखन खान जो थे, इन्होंने लड़ाई सरकार को समर्थन दिया। और चूंकि ये एक स्किल वॉरियर, डिप्लोमेट और एक क्लेवर पर्सन थे, तो इसके प्लान के चलते हृदय शाह और देवी सिंह को अपसप कर दिया किंगडम से और ये सक्सीड नहीं कर पाए। देखिए इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे माखन खान, ठीक है, इन्होंने क्या किया, महारानी लड़ाई सरकार का साथ दिया। अब चूंकि ये एक कुशल योद्धा था, कूटनीतिज्ञ था, एकदम चतुर व्यक्ति था, इसी कारण इनको हृदय शाह और देवी सिंह की राज्य हड़पने की योजना सफल नहीं हो सकी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, राज्य को हड़पने नहीं दिया। इसके अलावा बात करें अपन, इन ऑर्डर टू usurp द थ्रोन देवी सिंह पॉइजनड हिज ब्रदर महाराजा सुजान सिंह टू दैट इन 1854। ठीक है, अब देखिए देवी सिंह ने क्या किया, गद्दी पर बैठने के लिए अपने ही भाई महाराजा सुजान सिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि लड़ाई सरकार जो थी, इन्होंने हमीर सिंह, एक 4 साल का बेटा था ऑफ दीमान मर्दान सिंह, द जागीरदार ऑफ दिगोड़ा, ठीक है, इनको अडॉप्ट कर लिया। देखिए हुआ क्या, देवी सिंह ने राजगद्दी हथियाने के उद्देश्य से क्या कर दिया, अपने भाई सुजान सिंह को 1854 में मृत्यु दे दी, मतलब विष दे दिया। लड़ाई सरकार ने दिगोरा के जागीरदार दीमान मर्दन सिंह के 4 वर्षीय पुत्र हमीर सिंह को गोद ले लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, कंसीडरिंग ओरछा किंगडम एज एन एक्सपोनेंशियल एंशिएंट किंगडम, रिकॉग्नाइज्ड हमीर सिंह अडॉप्शन एज पर हिंदू लॉ एंड ट्रेडिशन। अब देखिए इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने ओरछा राज्य को प्रथम श्रेणी का प्राचीन राज्य मानते हुए हमीर सिंह की गोद को हिंदू कानून एवं परंपरा के अनुसार मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, मतलब इनको मान्यता क्या कर दी, प्रदान कर दी। इसके बाद बात करें, रानी लड़ाई सरकार was supporting the British in suppressing the बुंदेला rebellion. She was not giving shelter to any rebel in her kingdom. अब देखिए जो बुंदेला विद्रोह के दमन, जो विद्रोह जो हो रहा था, ठीक है, उनके दमन में रानी
लड़ाई सरकार ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। और अंग्रेजों का साथ देने के कारण इन्होंने कभी भी विद्रोहियों को शरण नहीं दी, क्योंकि ये जानती थी कि अगर हम विद्रोहियों को शरण देंगे तो अंग्रेज जो है वो हमको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद बात करें, रानी लड़ाई सरकार played an important role in arresting the main rebel of Jaipur king Parikshit. It was लड़ाई सरकार who informed Major Sleeman about राजा परीक्षित being in जोरन महल। देखिए रानी लड़ाई सरकार जो थी, ठीक है, इन्होंने बड़ी चालाकी से, ठीक है, अपना जो सबसे प्रमुख विद्रोही था, जो कि उस टाइम पर जैतपुर नरेश था, पारिछत, पारिछत को गिरफ्तार करने में लड़ाई सरकार ने अहम भूमिका निभाई। इन्होंने मेजर स्लीमन को राजा पारिषद के जोरन महल में होने की सूचना लड़ाई सरकार ने ही दे दी थी। किसने दे दी थी? लड़ाई सरकार ने ही दे दी थी। इसके अलावा बात करें, इन अक्टूबर 1844 राजा परीक्षित was arrested by मेजर स्लीमैन इन द मॉर्निंग while he was praying in जोरन महल। अब देखिए अक्टूबर 1844 में राजा पारिछत को मेजर स्लीमन ने प्रातः उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह जोरन महल में पूजा कर रहे थे, ठीक है। किसने दिया था? लड़ाई सरकार ने, ठीक। इसके अलावा बात करें तो लड़ाई सरकार सेंट नाथा खान टू अटैक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ऑन 9 to 10 अगस्त 1857। मैंने आपको बताया था लड़ाई सरकार पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ थी, तो इन्होंने नाथा खां को भेजा था रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने के लिए झांसी में, ठीक है, 1857 में। इसके अलावा बात करें, शी वॉज डिफीटेड बाय लक्ष्मीबाई एंड फ्लेड टू इंदौर एंड हेल्प्ड ब्रिगेडियर जनरल हू ग्रोज इन सप्रेसिंग द रेवोल्यूशन। अब देखिए जब ये लड़ने गई लक्ष्मीबाई से, तो लक्ष्मीबाई से ये परास्त होकर के इंदौर चली गई, और इंदौर में जो ब्रिगेडियर जनरल थे हू ग्रोज, ठीक है, उसके उनकी मदद करने लगी क्रांतियों को दबाने के लिए, ठीक है। उनकी क्या करने लगी? क्रांतियों को क्या करने लगी? दबाने में मदद करने लगी। आप देखिए लड़ाई सरकार ने कितना ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था 1857, इसीलिए इनको ओरछा की विक्टोरिया कहा जाता है, ठीक है। और फाइनली इनकी 1868 में क्या हो गई? लड़ाई सरकार की डेथ, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो बुंदेला साम्राज्य था, ठीक है, ये जो ओरछा क्षेत्र वाला था, ओरछा वाला पार्ट, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम जो देखेंगे बुंदेलाओं में, वो चंदेरी तरफ का देखेंगे, ठीक है। जो चंदेरी नगर था ओरछा में, जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित था, ठीक है, यहाँ पर अलग बुंदेला राज कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। इनको हम जो है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास रेफरेंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम कल भी अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बुंदेलखंड एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि कई सारे राज्य इसमें रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में किन किन बुंदेलाओं ने शासन किया वो हम देखेंगे, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे वो चंदेरी राज्य पढ़ेंगे। चंदेरी राज्य में देखेंगे कौन कौन से बुंदेला थे। फिर इसके बाद दतिया, दतिया के इलाके में कौन कौन राज्य किया करते थे बुंदेला। इसके बाद बड़ौनी है, सेवड़ा है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे पन्ना में, जहां पर आएंगे चंपत राय और छत्रसाल बुंदेला, ठीक है। ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बुंदेलाओं का एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक। तो गाइस यहीं पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।